वेलकम क्लास 8th। आपके लिए आज रेडी हूँ मैं एक और नया चैप्टर लेकर। चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज, यानी कि आज आपका सोशल साइंस का ज्योग्राफी पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक एक चैप्टर आपके सिविक्स का 1 चैप्टर एक हो चुका है, एक चैप्टर आपका हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने आज से आपके लेक्चर में ज्योग्राफी स्टार्ट की है। ठीक है, चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। ठीक है, हिंदी में जिसे कहा जाता है संसाधन। ठीक है, तो रेडी हो जाइए, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, रिसोर्सेज यानी संसाधन से हमें शुरू करना है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले। तो क्या है इंट्रोडक्शन में कि वी ऑल लिव इन एन एनवायरनमेंट दैट प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ थिंग्स टू सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट, एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पर हमें नंबर्स ऑफ थिंग्स मिलती हैं, यानी कि बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं जिनसे अर्थ पर हमारी लाइफ सपोर्ट करती है। ठीक है, जैसे कि इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जीने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ बेसिक आइटम्स चाहिए होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे वाटर है, लैंड है, एयर है, फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, एक्सेट्रा। ये सब हमारे सर्वाइवल की बेसिक नीड्स हैं जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ये हमें हमारे वातावरण से ही मिलते हैं। हम उन्हीं से ही इन सारे संसाधनों का प्रयोग करते हैं और वहीं से ही हम इन्हें लेते भी हैं। ठीक है, बट सम ऑफ दीज आर नॉट वेरी यूजफुल इन देयर रॉ फॉर्म्स, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें कैसे मिलती है? कच्ची अवस्था में, यानी रॉ मटेरियल के तौर पर मिलती हैं और हम इनका यूज़ एज अ रॉ फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए ये यूज़फुल तभी होंगे जब हम इन्हें अपने लिए यूज़फुल चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और यूज़फुल बनाने के लिए, इन्हें वैल्यूएबल बनाने के लिए ह्यूमन बीइंग को ही अपने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ह्यूमन बीइंग क्या करता है? अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और ये सारे रिसोर्सेज जो हमारे लिए रॉ फॉर्म में यूज़फुल नहीं होते, उन्हें यूज़फुल और वैल्यूएबल चीज़ों में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसीलिए इन दिस वे जो भी आइटम्स हमें डायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट से मिलते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, और हम उसे यूज़फुल बना लेते हैं एज अ रिसोर्स, वो बन जाते हैं हमारे लिए संसाधन। ठीक है, पढ़ते हैं हम रिसोर्सेज के बारे में कि संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, तो संसाधन क्या होते हैं? द रॉ मटेरियल, वो कच्चे पदार्थ, मटेरियल जो होते हैं, दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, जिन्हें हम अपने प्रकृति से लेते हैं और यूज़ करते हैं उन्हें बिना मॉडिफिकेशन किए, यानी कि बिना उन्हें छेड़छाड़ किए, बिना उन्हें बदले अगर हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए बन जाते हैं रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन। जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल में भी बताया कि वाटर है, लैंड है, एयर है, फूड है, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब क्या है? हमारे लिए हमारे रिसोर्सेज है। ठीक है, तो हम इनका प्रयोग मॉडिफिकेशन किए बिना भी कर सकते हैं। ठीक है, बट दीज नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी टर्नड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट, लेकिन ये नेचुरल रिसोर्सेज यूजफुल प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम टर्न कर सकते हैं, जिनसे कि इनकी रियल वैल्यू और इनकी यूटिलिटी जो होती है वो पता लग जाती है। ठीक है, इनकी वैल्यू और यूटिलिटी का फिर क्या किया जाता है? इसे यूज़ किया जाता है स्किल ऑफ मैन एंड वेरियस टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि किसी भी रिसोर्स की वैल्यू और यूटिलिटी का कैसे बताया जाता है? जब मैन जो है अपनी स्किल और अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, यह टेक्नोलॉजी का मतलब है जो भी ह्यूमन बीइंग के पास लेटेस्ट नॉलेज और स्किल होती है किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने की, उसे ही टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और यूटिलिटी का मतलब होता है यूजेबिलिटी, यानी कि हम उसे कितने टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वो बन जाती है उसकी यूटिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल में हमें दे रखा है जैसे कि रॉ वुड, हमने एक पेड़ से लकड़ी तोड़ी, ठीक है, लकड़ी काटी हमने, हमें एक फॉरेस्ट से वुड मिला। वो वुड ह्यूमन बीइंग के लिए तब तक यूज़फुल नहीं हो सकता जब तक वो अपनी नेचुरल फॉर्म में है, यानी लकड़ी को काटा, लकड़ी को काटना हो गया उसका नेचुरल फॉर्म,
और उसका हम कोई यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसे मॉडिफाई कर दें, उसे चेंज कर दें, उसे प्रिपेयर कर दें वेरियस वुडन प्रोडक्ट में, जैसे कि उस काटी गई लकड़ी से हम फर्नीचर बना सकते हैं, विंडोज़ बना सकते हैं, डोर्स बना सकते हैं, एक्सेट्रा। तो आप देख रहे हो ना कि इससे क्या प्रूव हो जाता है कि ये हाईली ल्यूक्रेटिव हो जाती है ह्यूमन बींग के लिए, यानी कि मनुष्य के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाती है। जस्ट लाइक गोल्ड और सिल्वर, जब तक गोल्ड और सिल्वर अपने रॉ स्टेट में है, यानी कि वो पत्थरों के बीच में, चट्टानों के बीच में दबा हुआ है, तब तक वो गोल्ड और सिल्वर हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम उसके ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने बना लेते हैं, आभूषण बना लेते हैं, तो वो एक्सट्रीमली यूज़फुल हो जाता है ह्यूमन बींग के लिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो रॉ फॉर्म में होने के से वो कितना अनयूज़फुल है, और अगर हम उसे एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं टेक्नोलॉजी और स्किल से, तो वो और भी ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है। ठीक है, तो रिसोर्सेज को मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है? रिसोर्सेज को मॉडिफाई किया जा सकता है थ्रू नॉलेज एंड स्किल एंड टेक्नोलॉजी, और ये किसके पास होती है? ह्यूमन बीइंग के पास होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं एंड कैन बी पुट टू एनी यूज़ विद ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स। ठीक है, और इसे और ज़्यादा यूज़ में हम ले सकते हैं अगर हम इसके अंदर क्या और पुट कर दें, ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स जो है उसे अगर हम इसमें डाल देते हैं तो ये और भी ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं। ठीक है, और ये हमारी कंट्री, हमारे नेशन की इकोनॉमिक वेल्थ का सबसे बड़ा सोर्स है। बेटा ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे इकोनॉमिक वेल्थ मतलब जो हमारे देश का विकास है, देश का डेवलपमेंट है, वो किसकी वजह से चलता है? प्राकृतिक संसाधनों की ही वजह से चलता है, क्योंकि इनके बिना कोई भी देश पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि नेचुरल रिसोर्सेज किस किस टाइप के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। अर्ली टाइम, अगर हम प्राचीन समय में चले जाएं, तो जो प्रिमिटिव मैन थे, आदिवासी लोग जो थे, वो अपनी लाइफ लो लेवल पर ही सस्टेन करते थे, यानी उन्हें ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं होती थी। ठीक है, तो अर्ली टाइम्स में प्रिमिटिव्स क्या करते थे? अर्ली टाइम्स में प्रिमिटिव्स जो होते, ठीक है, वो बहुत ही लो लेवल की लाइफ को स्पेंड करते थे। ठीक है, उन्हें ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती थी और अपनी लाइफ को मैनेज कर लेते थे। लेकिन टुडेज़ टाइम में, आज के टाइम में वर्ल्ड में क्या हो चुका है? आज के टाइम में वर्ल्ड जो है वो एडवांस हो चुका है। ठीक है, वर्ल्ड के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं वो अपनी लाइफ को बेटर क्वालिटी का बनाना चाहते हैं। ये उनकी विश, उनकी इच्छा हो चुकी है कि वो अपनी लाइफ क्वालिटी को बेटर करें। इसलिए ह्यूमन बीइंग जो है वो अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल और लग्जूरियस बनाना चाहता है। ठीक है, और इसी कंफर्टेबल और लग्जूरियस लाइफ के लिए वो क्या यूज़ कर रहा है? अपनी ह्यूमन स्किल, अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गए इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों का महत्व। आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के हैं। संसाधनों को बच्चों 3 प्रकार से बांटा गया है। नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव संसाधन, और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी कि मानव द्वारा निर्मित किए गए संसाधन। ठीक है, तो ये 3 तरीके के संसाधन हम अब आगे, तो ये 3 तरीके के रिसोर्सेज देखिए, अब हम इन्हें पढ़ लेते हैं। रिसोर्सेज जो होते हैं इन्हें 2 कैटेगरी में बेसिकली बांटा जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज में 2 चीज़ें आ जाती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज और अदर नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि जो अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हीं को तो ह्यूमन रिसोर्स यूज़फुल चीज़ों में कन्वर्ट करता है ना, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज के 2 पार्ट हो जाते हैं और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आ जाते हैं कि इनसे ह्यूमन ने क्या क्या चीज़ें अपने यूज़ के लिए बनाई हैं। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज में ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं एजुकेशन, हेल्थ और इंटेलिजेंस। ठीक है, ये मानव संसाधन हो जाते हैं अगर उनकी शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर और उनके स्टडी पर, उनकी ट्रेनिंग पर अगर जो धन खर्च किया जाता है उसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार होते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में आपका सन है, लैंड है, वाटर है। ठीक है,
कोल है, आयरन ओर है, मिनरल है, ये सारे एग्जाम्पल हो गए नेचुरल रिसोर्स के। ह्यूमन मेड रिसोर्स के एग्जाम्पल है रोड, रेलवेज, बिल्डिंग, पार्क्स एक्सेट्रा। ठीक है, बढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्स की तरफ। तो नेचुरल रिसोर्सेज those resources that are drawn directly from the nature and used without much modification, यानी कि वो संसाधन जिन्हें हम नेचर से डायरेक्टली लेते हैं, उसके अंदर ज़्यादा मॉडिफिकेशन, ज़्यादा बदलाव नहीं करते हैं, वो होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम सांस लेते हैं उसको मॉडिफाई नहीं करते। वाटर वी ड्रिंक, जो नदियों से पानी आता है उस जल का इस्तेमाल हम ऐसे ही करते हैं। सॉइल इन विच वी ग्रो प्लांट, ठीक है, मिट्टी जिसमें हम अपना एग्रीकल्चर करते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं। मिनरल्स जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन्हें हमारी अर्थ ने हमें दिया है। ये हमारे नेचर से मिला हुआ हमें फ्री और प्रीशियस गिफ्ट है और हमें इसे बहुत अच्छे से बच्चों इस्तेमाल करना है। ठीक है, और अगर अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, सर्वाइवल कर सकते हैं, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज को भी आगे क्लासिफाई किया गया है, इसके कई सारे डिवीज़न और सब डिवीज़न बनाए गए हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ये नेचुरल रिसोर्सेज के डिवीज़न जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इनके 4 डिवीज़न है। देखो, पहला ओरिजिन, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का उद्गम, यानी उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उनका जन्म कैसे हुआ है। दूसरा, ये कैसे कैसे डेवलप हुए हैं, इनकी यूजिबिलिटी क्या क्या है। फिर हम देखेंगे इनकी रीन्यूएबिलिटी, यानी कौन से संसाधन नए होते हैं, कौन से नहीं हो पाते हैं। फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, ये चीज़ें हमें जाननी है नेचुरल रिसोर्सेज में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, उद्गम, यानी इनके जन्म के आधार पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है वह 2 हिस्सों में बांटे गए हैं, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, जैव और अजैव बोलते हैं इनको। बायोटिक में सारी लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, ठीक है, जितने भी जीवित हैं वो बायोटिक्स में आते हैं। जैसे कि हमारे सभी टाइप्स के प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो किसके एग्जाम्पल्स हैं, बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जो रिप्रोड्यूस करते हैं ये ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड है वो है एबायोटिक। ठीक है, एबायोटिक वाले कौन से होते हैं, एबायोटिक वाले वो होते हैं जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज है। ठीक है, जैसे कि जो जीवित नहीं होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, रिप्रोड्यूस भी नहीं करते हैं। ठीक है, सॉइल हो गया, मिनरल हो गया, रॉक्स हो गए, ये सारे इंपॉर्टेंट एबायोटिक रिसोर्सेज है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को, इसका आपको एक क्वेश्चन भी ज़रूर मिलेगा असाइनमेंट में, बायोटिक और एबायोटिक में, जिसमें आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बताना है, इसके एग्जाम्पल बताने हैं, लिविंग नॉन लिविंग लिखना है, रिप्रोड्यूस एंड नॉट रिप्रोड्यूस, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे डेवलपमेंट एंड यूजिबिलिटी। ठीक है, डिवीजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ और इनका यूज़ कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसके भी 2 डिवीजन है, एक है एक्चुअल रिसोर्स और दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, तो एक्चुअल रिसोर्स कौन से होते हैं, एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता होती है, यानी कि वो वर्ल्ड में या हमारे देश में कितनी मात्रा में पाए जाते हैं ये हमें मालूम है। ठीक है, और कैसे पता है हम इनकी क्वांटिटी का, क्योंकि हमने इनको डिटरमाइन किया हुआ है, हमने इनको सर्वे किया हुआ है और हमने इनको क्वांटिफाई भी किया हुआ है। ठीक है, सब चीज़ें हमने केयरफुली स्टडी की हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हमें इनका पता है, और क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, हमारी नीड्स इन्हीं एक्चुअल रिसोर्सेज से ही पूरी हो रही हैं। जैसे कॉपर के डिपॉजिट कहाँ है, खेतरी राजस्थान में। कोल के डिपॉजिट कहाँ है, रूर रीजन यानी कि जर्मनी में। गोल्ड के डिपॉजिट कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और इस तरीके से हमारे डेक्कन में हमारी जो ब्लैक सॉइल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब है, जैसे कि गोल्ड का डिपॉजिट है कालगुरली इन ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं एक्चुअल रिसोर्सेज के। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज, तो ये भी आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और इसे भी समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, द रिसोर्सेज दैट आर मेनली कंसंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर रीजन, वो रिसोर्सेज जो किसी पर्टिकुलर रीजन में हो सकते हैं। ठीक है,
लेकिन हमें उसकी एंटायर क्वांटिटी के बारे में नहीं पता होता है कि वो कितनी मात्रा में उस पर्टिकुलर रीजन में है, क्योंकि एट प्रेजेंट उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे पोटेंशियल, एक्चुअल यूज़ हो रहे होते हैं और पोटेंशियल यूज़ नहीं हो रहे होते हैं, वो हो गए पोटेंशियल रिसोर्सेज। इसका मतलब ये कि उनके अंदर इतनी क्षमता है कि हम उन्हें आने वाले समय में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल ये होता है कि हम प्रेजेंट में उनको क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम फ्यूचर में उनका वेट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो मे बी यूज्ड इन द फ्यूचर के पीछे ये रीज़न है कि ऐसे पोटेंशियल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हाई टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की और ह्यूमन स्किल की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन कुछ एरियाज़ अभी ऐसे हैं जहाँ पर नॉलेज और स्किल नहीं है। ऐसे रिसोर्सेज को किस प्रकार इस्तेमाल करना है, प्रॉपरली उनका कैसे यूज़ करना है, ये नॉलेज और स्किल अभी नहीं है। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका इज़ अ हब ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन वो अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास नॉलेज और टेक्नोलॉजी की कमी है। इसलिए वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को उस लेवल पर इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इंडिया का एग्जांपल देखिए कि इंडिया में यूरेनियम के डिपॉजिट पाए जाते हैं जिससे न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है। यूरेनियम के डिपॉजिट लद्दाख में मिलते हैं। मिनरल ऑयल के डिपॉजिट राजस्थान में मिलते हैं, लेकिन ये हमारे लिए अभी पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं क्योंकि यूरेनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उसका यूज़ कैसे करना है, इसकी नॉलेज स्किल हमारे पास नहीं है। ऐसे ही मिनरल ऑयल का भी इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। ठीक है, अगर हम इन्हें चेंज करना चाहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज में तो इसके लिए हमें टाइम चाहिए होगा। ऐसे ही कुछ पोटेंशियल रिसोर्सेज है जो आज के टाइम पर एक्चुअल बन चुके हैं, देख लेते हैं वो कौन से हैं। जैसे कि हाई स्पीड विंड कहाँ चलती है, सी वेव्स के पास चलती है। ठीक है, ये आज से 200 साल पहले हमारे लिए ये पोटेंशियल रिसोर्सेज थे, लेकिन अब हम इनका अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इनको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी और स्किल हमें मालूम चल चुकी है। तो 200 साल पहले ये पोटेंशियल थी विंड एनर्जी और आज के टाइम पर ये बन चुकी है एक्चुअल। ठीक है, तो हमने विंड मिल्स तैयार किए हैं, जैसे कि हमारे तमिलनाडु और गुजरात कोस्ट पर ऐसी विंड मिल्स बनी हुई हैं जहाँ से हम विंड एनर्जी का प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, इसके बाद आती हैं हमारे डिवीजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रीन्यूएबिलिटी। ये तीसरा है। हमने ओरिजिन पढ़ लिया, डेवलपमेंट, यूजेबिलिटी पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं रीन्यूएबिलिटी। ठीक है, तो रीन्यूएबिलिटी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज बच्चों वो होते हैं कि जिनका इस्तेमाल जो है हम लगातार करते रहते हैं और वो टाइम टू टाइम जो है ओरिजिन होते रहते हैं, मतलब टाइम टू टाइम रिन्यू हो जाते हैं, उनको रिन्यू होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। जैसे कि सूरज की रोशनी, आज सारा दिन धूप हमें मिली है, ठीक है, तो कल ये धूप कम नहीं हो जाएगी, ये हमें कल भी प्रोवाइड होगी। ठीक है, हवा है, पानी है, ये हमें मिलता रहता है, इसलिए ये हमारे लिए रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, प्लांट और श्रब्स भी किसके एग्जाम्पल है, रीन्यूएबल के। वाटर है, सॉइल है, प्लांट है, श्रब्स हैं। ठीक है, इन्हें लॉन्गर पीरियड के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केयरलेस तरीके से यूज़ करेंगे तो इनके स्टॉक पर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। इनके स्टॉक हमारे पास लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि ये रिन्यू नहीं हो सकते, लेकिन जैसे रीन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत जल्दी से रिन्यू हो जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल को रिन्यू होने में समय लगता है। ठीक है, इसीलिए जितनी तेज़ी से हम इनको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, इनका प्रयोग कर रहे हैं, उतनी तेज़ी से ये रिप्लेनिश नहीं होते हैं, ये तैयार नहीं होते हैं, इनको बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है। ये रीन्यूएबल की तरह शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में दोबारा से डेवलप नहीं हो सकते हैं, इसीलिए ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एंडेंजर्ड हो सकता है। अगर हम इन्हें अभी एग्जॉस्ट कर देंगे तो आने वाले समय में नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। और ऐसे नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल हैं मेटल एंड मिनरल्स, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिवीजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये लास्ट है नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आते हैं दो, यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड। ठीक है, यूबिक्यूटस वो होते हैं ऐसे रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर ऑन दी अर्थ। ये पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं इसीलिए ये यूबिक्यूटस है। जैसे लैंड है, एयर है, सॉइल एक्सेट्रा, ये यूबिक्यूटस के एग्जांपल हैं। आप धरती पर जहाँ जाएंगे वहाँ पर आपको ये संसाधन मिलेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हमारे लोकलाइज्ड। ठीक है, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? लोकलाइज्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जिसको कि हम सर्टेन प्लेसेस पर ही ढूंढ पाते हैं। ठीक है, ये हमें हर जगह नहीं मिलेंगे, ये कुछ ही जगह पर हमें पाए जाते हैं। ठीक है, यूबिक्यूटस की जगह आप जगह जगह इन्हें नहीं ढूंढ सकते, जैसे कि हमारे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर एक्सेट्रा। ये लोकलाइज्ड है, ये किसी लोकल जगह पर ही सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाएंगे, ये हर जगह उपलब्ध नहीं। तो बच्चों, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म हो गए। अब हमें पढ़ने हैं हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज देख लेते हैं कौन से होते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो होते हैं, पहले क्लियर हो चुका था, द रिसोर्सेज दैट आर क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस बाय द ह्यूमन बीइंग। नेचुरल रिसोर्सेज से ही क्रिएट होते हैं और इन्हें कौन क्रिएट करता है? ह्यूमन बीइंग क्रिएट करता है टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्रोडक्ट। उन्हें वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए दैट कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ द पीपल, जिससे कि लोगों की नीड्स जो है वो पूरी हो सके। और ऐसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं आपके रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ऑफिसेज एक्सेट्रा। ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। इन्हें मैन मेड रिसोर्सेज भी कहा जाता है। और ऐसे रिसोर्सेज को बनाने के लिए हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, उसके साथ साथ स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए। ठीक है, ह्यूमन बीइंग को, और ह्यूमन बीइंग ही चेंज कर सकता है ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज को। फॉर एग्जांपल आयरन ओर का एग्जांपल दिया है, वो लेस यूज़फुल रहता है जब तक वो रॉ फॉर्म में होता है, लेकिन इसकी वैल्यू तब इंक्रीज हो जाती है जब इसे ह्यूमन बीइंग अपनी मैन मेड क्वालिटी से उसको चेंज कर देता है यूज़फुल प्रोडक्ट में। जैसे उसी रॉ फॉर्म में तैयार हुआ आयरन ओर जब चेंज हो जाता है तो उससे हम कौन कौन से यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं? मशीन्स, कार्स, बसेस एक्सेट्रा। ठीक है ना, तो ये हो गए हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, ये जो डू यू नो में नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट दिया हुआ है, इसके बाद हमें ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में और भी बातें पढ़नी है। कंजर्वेशन क्या होता है रिसोर्सेज का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहते हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगी। आज के लेक्चर वीडियो में आपके लिए इतना कंटेंट जो है वो काफ़ी है, जिसमें हमने रिसोर्सेज पढ़ा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनके इम्पोर्टेंस पढ़े, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखे हमने, उसके बाद हमने नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पढ़ लिया। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ना हमारे लिए भी बाकी है। बाकी हमने नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ लिया है, इसका ओरिजिन पढ़ लिया है, डेवलपमेंट और यूजेबिलिटी हमने इसकी पढ़ ली है। ठीक है, उसके बाद रिन्यूएबिलिटी पढ़ ली है, डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसका पढ़ लिया है, और लास्ट में हमने ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी कंप्लीट कर लिया। कल हम ह्यूमन रिसोर्सेज को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी नेक्स्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें बाकी का जो रेस्ट ऑफ द कंटेंट है मैं उसे आपके सामने रख दूँगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।